हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? चलिए सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? पहले तो हम उसको करते हैं, ठीक है? इस कंसेप्ट को समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और प्लीज अपने कंसेप्ट की कॉपी में जहाँ भी आप लिखते हो वहाँ आप इस चीज को लिख लीजिएगा, है ना? क्योंकि जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ अलग अलग टाइप के, इनको कॉपी में जमा लेना। इसका कंसेप्ट समझिए पहले। जब कभी भी आपकी कुछ भी पैरेलल लाइंस होती है ना, और कोई भी पैरेलल लाइन होती है, उनको कोई तिर्यक रेखा काटे, कोई भी पैरेलल लाइन होगी उनकी कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे कि मैंने बोल दिया ये एल है, ये एम है और ये एन है, और ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। और इसका पॉइंट बोल दिया मैंने, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो ये आपके सारे क्या हो गए? पॉइंट्स मैंने मान लिए। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा सर, आप हाँ, शुभम कह रहा है सर आपकी लाइन पहले नहीं है। शुभम मुझे माफ करना, है ना भाई? अगर नहीं है तो कोशिश करो हो जाए तुम्हारा, ठीक है? लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। मान लीजिए कि गणित की क्लास है, ठीक है ना? तो हम यहाँ कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात सकते हैं कि ये पैरेलल है, और पैरेलल अगर है तो मैं साफ साफ ये कह सकता हूँ कि इसका आपस में अनुपात बराबर होता है। जैसे कि एसी ले रहे हो, उसका सीई से जो अनुपात होगा वह अनुपात बराबर होगा बीडी का डीएफ से। ये बात क्लियर हो गई? या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, एसी का एई से अनुपात बराबर हो सकता है बीडी का बीएफ से अनुपात। या फिर हम ये कह सकते हैं क्या, एई का सीई से अनुपात बराबर हो सकता है बीएफ का डीएफ से अनुपात। मतलब जो भी आप ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो, कोई सा भी सेट आप ले लीजिए, कोई सी भी आप अपना लाइन सेगमेंट ले लीजिए, उसका रेशो सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट के बराबर होगा हमेशा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। नोट्स में लिखिए ना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है? क्लियर? सर ठीक है, लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। चर्चा का विषय वही रहेगा कि सर एक कल क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हम चर्चा करें तो वो कैसे आएगा। यहां तो आपने हमें इन चीजों का रेशो निकालना सिखाया है, केवल इन इन पोर्शंस का, इनका इनका रेशो निकालना आपने सिखा दिया। लेकिन मान लीजिए कि ये लाइन है, इसके बारे में क्या क्या बात होगी वो देखेंगे। चलिए, तो ये कहां से रिलेट करेगा वो मैं बताऊंगा आज आपको। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आइए, मैंने फिर से इसको रंग दिया, एल एम एन। ये आपके क्या है? पैरेलल हैं। और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मैं हमेशा कहता हूं कि मान लीजिए, ठीक है? चलिए मान लीजिए, आज क्या हो गया? बैग गाड़ी फंस गई तुम्हारी? है अजय? लेट ना, लेट आयो ना तुम? लेट क्यों आए भाई? सारे टॉपिक होंगे मैथ्स के ना, टेंशन ना लो तुम, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझो। यहां हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी एंड ई एफ। कैसे निकालूंगा बताओ? तो सर कैसे निकालोगे, कोई कॉन्सेप्ट तो बताओ। मैं अचानक से ऐसे देख रहा था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर बताया जाए तो कैसे बताया जाए आपको। मैंने कहा कि ये ए अनुपात बी में है। मैंने आपसे कहा कि एसी और सीई जो है ए अनुपात बी में। सर सर सीएचएसएल का न्यू बैच कंप्लीट, आपकी फाउंडेशन कोर्स में नंबर सिस्टम से शुरुआत किया हूं, बट सर कैसे मैथ और इंग्लिश एक साथ? मैं मेरे को समझना कंफ्यूज हो गया कि ये कराऊं कंसेप्ट लिखाऊं या ये बताऊं कमेंट पढ़ूं। तो जो चल रहा है उस पर ध्यान दो ना भाई साहब। हाँ, ये बोला एक नंबर सीरीज दिख रहा है। अरे सिस्टम लिखा होगा, नंबर सीरीज क्यों होगा भाई? चलिए प्लीज करो यार। अगर मुझे ए अनुपात भी दे रखा है यहाँ पर, तो हम सीडी कैसे निकालेंगे सर? सीडी कैसे निकालेंगे? इसका भी कॉन्सेप्ट होता है क्या? होता है ना? अच्छा, आपको याद है पैरेललोग्राम के ट्रेपेजियम के बारे में आप जानते हो ना सब लोग? ट्रेपेजियम के बारे में जानते हो ना सब? तो सेम ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना होता है, और वो जानकर भी आपको अच्छा लगेगा और वहाँ उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सर अगर ये मान लीजिए कि ए बी सी डी अगर आपका एक ट्रेपेजियम है, और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक लाइन मैंने डाल दी जो इन दोनों के पैरेलल भी है, ई एफ। और मान लो कि ये ए है, ये बी है, और मान लीजिए कि ये आपका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मुझे बताइए ए ई अनुपात ई डी कितना हो जाएगा? ए ई अनुपात ई डी कितना हो जाएगा? बोले सर 1:1 हो जाएगा, 1:1, ठीक है? 1:1 हो जाएगा ना? अब मुझे मान लीजिए ईएफ निकालना है, तो ईएफ कैसे निकालेंगे सर? ईएफ निकालने का तरीका होता है, सुनना मजा आएगा आपको। ए इंटू इसका रेशो, या फिर मैं कह सकता हूं इसको ए बी लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मैंने पीछे नोटेशन वही लिखा। तो मैं इसको ए बी लिख देता हूं कि ये ए बी है, ये सी डी है। तो ए बी इंटू इसका रेशो मैंने मान लिया, ये ए रेशो है, ये बी रेशो है, और ये ए रेशो बी कितना? 1:1 है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, ए इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी डी अपॉन क्या होगा? वेटेड एवरेज। सेम वेटेड एवरेज है, ए प्लस बी। नोट डाउन करें कॉन्सेप्ट को। सर इसका मतलब हम किसी भी लाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब देखिए, तो हम यहाँ ईएफ निकालना चाहते हैं, तो ईएफ क्या होगा देखिएगा। एक बच्चा कह रहा है सर आप रटा रहे हो। हाँ, जिससे कि आप कभी भूलो नहीं। पवन, पवन आप डेली क्लास क्यों ले रहे हो मेरी? है भाई, ठीक है? तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर ईएफ बताइए कैसे निकालेंगे आप? ईएफ कैसे निकालेंगे सर? ये 1:1 है, तो सर ईएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये हो जाता है कि ये ए बी इंटू एक रेशो प्लस सी डी इंटू एक रेशो अपॉन 1+1 2। आ गया ना? ईएफ बराबर आ गया ए बी प्लस सी डी बाई 2। क्लियर हो गया माय डियर? तो ये आपका बनता है, डायरेक्टली बना देते हैं, कई बार फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं। कारण समझ में आया? तो क्या इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो चीज? बिल्कुल है। आप करके बताइए। अब आपसे मैं पूछता हूं कि यहाँ आपके सामने अगर ये दे रखा है, तो आप इसका नेचुरल फॉर्मूला जो बनाते हैं वो क्या बनाएंगे? बोले सर नेचुरल फॉर्मूला बनाएंगे ए इंटू ए बी प्लस बी इंटू ई एफ अपॉन ए प्लस बी। अब क्वेश्चन करें, बस यही कॉन्सेप्ट है। आइए, एक क्वेश्चन क्या ये ना क्वेश्चन, अब इसका आंसर दो आप मुझे। इसका आंसर दीजिए प्लीज। कैसे करोगे सर? ये ए बी दे रखा है, ये सी डी पैरेलल है, सी डी आपको निकालना है, ए बी आपको 28 दे रखा है और ई एफ आपको 56 दे रखा है, और 3:4, यानी कि ये 3 रेशो है और ये 4 रेशो है। अभी बोला ना आपसे सीडी निकालने को, तो सीडी कैसे निकालूंगा सर? सीडी ऐसे निकालूंगा कि 3 × 28 प्लस 4 × 56, तो 4 और 3 7, सॉल्व करने पर आ रहा है 84
प्लस 224/7, तो 4 और 4 8, 22 308/7, 44 राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया माय डियर? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई आप लोगों को? तो ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसी उम्मीद भी है कि देखो सीखते जाएंगे तो होता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है? चलिए आइए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ, अगला क्वेश्चन ये था, ये हमने कर लिया था, ये वाला बताइए। चलिए क्या आंसर आया, क्या आंसर आया बताइए। अरे लिखा करो ना, क्या थी। अमित सोनी को पता है क्या क्या पूछेगा, अमित सोनी भी हमें बता देगा। अमित सोनी एक मुझे बता देना भैया ना क्या क्या पूछेगा, है ना? क्या बेवकूफ बच्चे हो क्या बिल्कुल ही, कल सुधारा था फिर भी नहीं सुधरा भाई तू, है ना? चलिए, तो सर इसका क्या करें, क्या करें इसके साथ में। ए भी आपका पैरेलल है किसके, सीडी के, और सीडी आपका ईएफ के जीएच के, ठीक है। बीएच बराबर कितना आ रहा है, बीएच आपको दे रखा है पूरा 140। एसी आपका कितना आ रहा है 24, सी आपका कितना आ रहा है 36, एनओ आपका कितना आ रहा है 72, और ओपी कितना आ रहा है 90। और बताइए सब कुछ, कितना प्यारा प्रश्न है, देखिए मजा आएगा आपको करने में। आप मुझे बताओ कि ये अगर 36 से 72 हो गया तो ये 24 से 48 नहीं हो जाएगा क्या? और ये अगर सब दुगने हो रहे हैं, ये सब डबल हो रहे हैं ना, तो ये 45 नहीं हो जाएगा क्या? ये लो, पहला काम तो हो गया सर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमसे बोल रखा है कि भाई इन सभी का सम कितना आ रहा है, 8 और 2 10, 0 कैरी आया 1, और ये हो रहा है भैया कितना 5 और 7 12, 12 और 9 210, यानी कि ये अगर 210 है और ये आपका 140 हो रहा है, तो इधर का जो रेशो है वो क्या जा रहा होगा? बोलो कि भाई अगर मैं 48 210 से अगर 140 जा रहा है तो कितना जा रहा होगा? बोलो भाई कितने टाइम्स है, इनका रेशो निकालो ना, क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हो यार। तो 210 से सर 140 जा रहा है, तो अगर हम रेशो निकालते हैं तो वो आ रहा है सर 3:2, ये अच्छी बात है। यानी कि अगर ये अगर 48 है तो 3 रेशो बराबर 48 है, तो इसका ये बीडी क्या होगा 32, मजा आ रहा है। अगर ये 72 है, ये कितना होगा 48, और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 रेशो बराबर 90, 1 रेशो बराबर 30, है ना, 90 लिख देता हूं, 1 रेशो बराबर 30, तो ये होगा 60। सिर्फ और सिर्फ रेशो की बात हम कर रहे हैं। अब क्या पूछा गया है सर, बोला गया ईजी, ईजी कितना है, ईजी कहां है, ईजी ईजी ये रहा, ईजी 45, और एम एन कितना हो रहा है 48, और माइनस एफ एच करना है 60। तो आंसर कितना है 8 और 5 13, 4 और 4 और 1, तो ये आंसर आएगा 33। मजा आ गया क्वेश्चन में, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस रेशो से रेशो में जाना होता है, और मैंने अभी बताया था संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होने वाला है बस, और किस किस तरह से हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट फाइल को, जहां पर हमने पॉलीगन आपको करवाया था, तो मैं पॉलीगन वाली फाइल कर रहा हूं। ठीक है, पॉलीगन वाली फाइल ले रहा हूं, है ना, जिससे कि कुछ नया स्टार्ट होगा। जो मैंने आज आपको फाइल दी थी वो मैं करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन 20 नंबर भी था क्या? एक तो ये था 27 था ना, हाँ एक तो 27 था शायद। चलिए, एक तो आपके सामने 27 था, तो इसमें बोला गया है कि जो आपका एसी है वो आपका एसी एबीडी का बाह्य कौन समद्विभाजक है। ठीक है, जो एसी है आपके एबीडी का क्या है, बाह्य कौन समद्विभाजक है। तो भाई मेरी बात को गौर से सुनिए, और एबी बराबर आपको दे रखा है कि भाई एबी आपका सीडी के बराबर है, एबी आपका सीडी के बराबर है। तो यहां पर मुझे ये लगता है कि यहां सी होगा और यहां डी होगा, आई थिंक। अब थोड़ा बन रहा है क्या, देखना एक बार कि एसी एबीडी का बाह्य कौन समद्विभाजक है। नहीं सही है, ऐसे नहीं, देख लेते हैं। फिर बोला जाएगा कि एबी आपका किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भैया कौन समद्विभाजक की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जो मैं आपको समझाना चाहता भी हूं कि मैंने अगर इसको एबी को आगे बढ़ा दिया, सुनना, इस मैंने एबी को आगे बढ़ा दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा एंगल है, तो एसी जो हो गया ये कौन समद्विभाजक हो गया, ये बात है। ये एसी जो है ना अब कौन समद्विभाजक हो गया, ये भी आपका हाफ है और ये भी आपका हाफ है, इस तरह से। क्लियर है? अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, आप वो सॉल्व करो, तो हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अगर ये थीटा है और ये 3 थीटा है, तो अगर आपके सामने लिखा जाए कि यहां पर थीटा का मान आपको निकालना है, क्या हो गया भाई, ये पूरा 4 थीटा हो गया ना, फिर ये वाला जो पूरा हो गया भाई कौन, ये 4 थीटा हो गया, तो ये 2 थीटा हो जाएगा और ये 2 थीटा हो जाएगा भाई। कोई टेंशन है क्या, कोई टेंशन? समझो यार, चीज वही है, बस अपीयरेंस अपीयरेंस का फर्क आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, है ना। चलिए, तो यहां तो कोई टेंशन है, बोले नहीं है सर। तो अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर बड़े ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये भुजा इसके सामने है सर, 2 और 2 कैसे हुआ, अरे कौन समद्विभाजक लिखा हुआ है ना, एंगल बाइसेक्टर, तो बाह्य कोण का अगर समद्विभाजक करूंगा तो ये वही तो आएगा डियर, दिमाग लगाओ पहले, हाफ हाफ ही तो हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण तो पूरा इन दोनों का योग आने वाला है ना। क्लियर है, समझो यार। हाँ, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं 180 माइनस 3 थीटा हो गया, ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूं तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस का 3 थीटा और माइनस का 2 थीटा, यानी कि ये कट गया, यानी कि सर ये थीटा हो गया। भाई मजा आ रही बात। चलो, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लगा दो फिर, लगा दो कि अगर आपके सामने ये सारे थीटा बीटा निकल कर आ चुके हैं, या फिर हम बोलते हैं तो ये अगर हमारा 2 थीटा है, ये अगर हमारा 2 थीटा है, तो और तो भाई कौन, तो ये 2 3 थीटा हो गया, बिल्कुल ठीक है। और है ना सर, AB बराबर CD का क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे बताओ, AB बराबर CD का, तो अगर एक पूरा ट्रायंगल मान रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्यों नहीं आएगा, बात हो गया। अगर हम बात करते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस 4 थीटा। ठीक है, अब जोड़ते हैं सबको, फिर देखते हैं 180 बराबर करके क्या आ रहा है। ये एंगल ले लो भाई, ये एंगल ले लो, या ये एंगल ले लो, क्या निकल कर आ रहा है एक बार चेक करना जरा, थीटा इक्वल है अपोजिट साइड से,
नहीं आ रहा क्या? कृपया करके ध्यान दीजिए। 180 माइनस 3 थीटा, थीटा और 2 थीटा, 180 माइनस 4 थीटा। मैं अगर कहता हूं तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 180 माइनस 2 थीटा और 2 थीटा तो बराबर हो जाएगा आपके, अपन को डिग्री को बराबर करना है बस। तो ये आपको करना ही नहीं है पहले तो भाई बराबर। क्यों नहीं करना बताता हूं, क्योंकि फिर बात तो वही 180 तो आएगा ही वैसे भी, 180 तो वैसे भी आने वाला है, ठीक है? तो उसमें कोई बराबर करने की बात ही नहीं बनती है। आपको तो केवल वो देखना है कि कौन सा एंगल आपको सेटिस्फाई कर रहा है यहां पर। आप मुझे चीज बताइए, कृपया करके एक चीज मुझे बताइए, कृपया करके एक चीज मुझे बताइएगा, अगर ये एंगल पता लग जाए तो बात ना बन जाए। हाँ, तो 180 डिग्री किस थीटा के बराबर है? कोई दिमाग लगा सकता है? थीटा की टर्म में निकालिए, 180 डिग्री किस थीटा के बराबर किसके है? सोच लीजिए, 180 डिग्री क्या 5 थीटा के बराबर है? 180 डिग्री क्या 5 थीटा के बराबर है? बोलिए, चेक करें, आओ चेक करते हैं। सर कैसे चेक करेंगे? कोई भैया कौन बनाते हैं बढ़िया सा, इसका भैया कौन ये है तो ये 3 थीटा हो गया, और ये आपके सामने अगर ए बी है और ये आपके सामने सी डी है, तो सी डी के सामने अगर 2 थीटा है तो इसके सामने क्या हो जाने वाला है? नहीं नहीं नहीं, दिमाग तो लगाइए सर, ए डी सी, नहीं नहीं, कोई यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बस आपको 180 डिग्री को खोजना है। कैसे आप खोज सकते हैं? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई और जुगाड़ बन सकता है क्या? क्वेश्चन देखो, वही तो बात है ना, मैं क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं निकाल सकते ना भैया से। अगर हम बोले कि एडी अगर मेरा सीडी के बराबर हो तो इसके सामने का जो एंगल है, इसके सामने का एंगल बराबर होगा, नहीं 2 थीटा की जगह 3 थीटा कैसे हो जाएगा? पूरा है वो तो। चलिए देखते हैं, चलो इसको मैं बाद में देखूंगा, मैं पहले बता रहा था। तो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा ना, इस वाले 20 क्वेश्चन को पेंडिंग रखो अभी आप, ठीक है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर लेते हैं। पेपर में भी ऐसे होता है अक्सर, है ना? चलिए 20 नंबर रॉन्ग है ना, 20 नंबर रॉन्ग है। आइए, क्या आंसर आ रहा है इसका? आपसे बोला गया है कि एन भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के बाहरी कोणों का योग क्या होता है? यानी कि अगर आपके पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो वह किसके बराबर होगा? आपके 4 समकोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4 समकोण के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। मैं इस पर और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, जो भी चीजें हमारे पास होंगी वो हम और भी, मतलब मैं अभी आपको रेडियस भी बताऊंगा, एंड रेडियस भी बताऊंगा इस पॉलीगन के बारे में, ठीक है? तो बताइए, एन भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो क्या हम किसी के बारे में बता सकते हैं? बोले नहीं बता सकते सर। अगर एन साइड वाला कोई हमारे पास कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसका जो होता है वो होता है 2n-4 * 90 डिग्री। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आएगा। नेक्स्ट, किसी भी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो किसी भी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? तो वह हमेशा 180 होता है। फटाफट हो जाएगी फिर। बोला जा रहा है पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? जब n बराबर अगर आप 5 लेते हो तो आंतरिक कोण सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा सर? 2n-4 * 90 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गए तो 6 * 90 540। और मेरी बात सुनो, मैंने कल जो ट्रायंगल की आपको फाइल दी थी वो आपने रख दी, फोल्डर में डाल दी? चलिए उसको पढ़ लेना है ना, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेना थोड़ा थोड़ा, और फिर मैं उसी, वो फाइल तो है ही लेकिन मैं फिर थोड़ा सा हाथ से लेके पढ़ाऊंगा ना चीजों को, ठीक है? हाँ, जिससे कि हिंदी इंग्लिश का कोई झंझट ही ना रहे, ठीक है? चलिए A4 साइज में दूंगा भाई, पूरी दूंगा मैं A4 साइज, है ना, अभी मत निकलवाना। चलिए, तो वर्ग का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री होता है। वर्ग कब तक नहीं, वो जब तक टाइप इसको टाइम लगेगा, रीचेक करने में टाइम लगेगा, तो सब जब होगा तब मिल जाएगा। सम षटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? हम सब सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर n बराबर आपका 6 है तो मैं अगर ईच एक्सटर्नल एंगल निकालना चाहूं तो कितना होगा, बता सकते हो क्या? ईच एक्सटर्नल एंगल तो वह होगा सर 360/6, 60 डिग्री। तो इंटरनल एंगल क्या होगा बताओ? 120, सिंपल सी बात है ना। इंटरनल एंगल कितना होगा? 120 होगा। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं? सर कैसे कर दिया आपने? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ना कि किसी भी बहुभुज में इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर हम एक्सटर्नल पहले निकाल दें, क्योंकि जो निकालना आसान भी है, तो इंटरनल एंगल 180 में से घटा कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? जब आंतरिक कोण 60 डिग्री होता है तो समबाहुभुज मतलब n बराबर 3 आ गया, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 360/3, 120। नेक्स्ट, सम पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? तो वही वाली बात आ गई, n बराबर 5 रखने पर, तो मैं वही वाली बात करूंगा आप सब में, 360/5, 72 डिग्री। नेक्स्ट, किसी सम षटभुज में अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात क्या होने वाला है? बोले गुरुजी अगर षटभुज की बात कर रहे हो तो 360/6 अगर आप करते हो तो 60 डिग्री अगर आपका एक्सटर्नल एंगल आ रहा है तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? 120। तो अनुपात कितना आएगा? 2:1, क्योंकि अंतःकोण पहले है ना, तो 2:1। क्लियर है? फास्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्रैक्टिस इसलिए जरूरी भी है ना, क्योंकि अभी मैं अगर बीच में ट्रायंगल स्टार्ट कर देता तो फिर वो ट्रायंगल में उलझ जाते, फिर ये रह जाता। तो मैंने सोचा इसकी भी फाइल दे देता हूं, है ना। तो किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का माप बताइए। तो भाई ऐसा बताइए मेरे को कि इस अनुपात में, तो हम यहाँ कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 6 रेशो, और वही 180 डिग्री के बराबर भी हो गया, तो एक रेशो की वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री, और यही सबसे छोटे कोण का माप है। अगला, सर पंचभुज के कोण आपको दे रखे हैं इस अनुपात में, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? ये लग रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं ना, लेकिन सब पेपर में आते हैं। सर मैं, अब प्रियांशी ने एक डाउट पूछा है, सर मैथ कैसे कंप्लीट करें? प्रियांशी आपका क्या राय है इस पे? थोड़ा सा 2 शब्द आप मुझसे कहिए कि सर मैं ऐसे करना चाहती हूँ, है ना, मैथ को कंप्लीट, फिर पड़ेगा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा हमेशा से, यही हमारा मतलब, यही कहना होता है, एक ही है मेरे पास जवाब। चलिए, आपको भी स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा डियर। n बराबर अगर 5 है तो आप बताइए सम कितना होगा?
सर सम निकाल रहे हो? हाँ, 2n - 4 × 90 डिग्री के हिसाब से 5 दूनी 10, 540 आ रहा है। अब ये सम अगर आ गया तो इसको इस अनुपात में बांटो ना भाई, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 अनुपात बराबर आपका 540 है। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 15 या 45, बच्चे अपने सामने 9 15 की नंबर 36 डिग्री। सबसे बड़े कोण की माप पूछ रही है तो 36 × 5 180 डिग्री। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, मेरे जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि ये भी बैच नया ही था, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा आपको ये भी, है ना, और मैं यहीं मौजूद मिलूंगा और यहीं से जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद नया बैच फिर आ जाएगा, तो मेरा टाइमिंग भी चेंज नहीं होने वाला, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। और जब सीएचएसएल का भी चालू हुआ आज, है ना, जैसे एडवांस मैथ होगा लेकिन उसमें सीएचएसएल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, पहले बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी ज्यादा है, जैसे कि आपको डीप में पढ़ना है, तो वो आपकी जो फुलफिल है एक्सपेक्टेशंस को, वो यही बैच कर पाएगा, फाउंडेशन बैच, पहले बता रहा हूँ, है ना। तो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होनी जरूरी है बच्चे की, भाई आप आए हो तो कम से कम कुछ टॉप क्लास पढ़ने आए हो, तो वो यहाँ मिलेगा सब, है ना। और अगर आप अभी जुड़े हो तो ये मत सोचना कि अरे मेरे को रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, नहीं, अभी तो आप पढ़ना शुरू करो वहां से, लेकिन जब ये एडवांस खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दोबारा शुरू होगा, यानी कि उस पीरियड ऑफ टाइम में, जो पीरियड ऑफ टाइम है 1 ईयर का, उसमें आपको ऑटोमेटिकली पढ़ने को मिल जाएगा डबल टाइम एक बार और, तो वो एक चैन चल रही है, आप उस चैन में जुड़ जाओ, बस स्टार्टिंग से पढ़ते चले जाओ। देखिए क्या बोला गया है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे रखा है। अब आंतरिक कोण यानी कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स आपको दे रखे हैं, और तो इस बहुभुज में सभी भुजाएं कितनी होंगी, सभी भुजाएं कितनी होंगी निकालते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही होने वाला है सर, 2n - 4 × 90 डिग्री लगा दूं, यस, और वह किसके बराबर है? 1260 के। 0 0 9 से काट दीजिए, शायद तो 14 टाइम्स आएगा ना, तो 2n बराबर 18, n बराबर 9, तो भुजाएं कितनी हो गई? 9 हो गई। नेक्स्ट, जिन्होंने मई तक सब्सक्रिप्शन, ओबीसी बात है, मैंने ये मई में स्टार्ट किया था ना, 5 मई को तो स्टार्ट किया था मैंने, तब तक मैं खत्म कर दूंगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है पूरा खत्म हो जाएगा, निपटा जाएगा पूरा, तो हाँ, तो 5 मई तक जिनका है वो तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में तो स्टार्ट नहीं हुआ, वैसे झूठ बात कर रहे हो, चलिए हाँ 6 मई तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो भुजाएं कितनी होंगी? तो देखो प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है भाई साहब ने, तो देखो अब यहां से आप क्या आंतरिक कोण पे जाओगे क्या ना, आपको जाना होगा, अच्छा 30 डिग्री क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। अब 30 डिग्री अगर एक्सटर्नल एंगल हो गया तो भुजाएं कैसे निकालोगे? आराम से 12। नेक्स्ट, एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण आपको दे रखा है 40, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो वही वाली बात आ गई, 40 डिग्री दे रखा है ना आपने, तो 360/40 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 9। नेक्स्ट, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे रखा है 1440, तो इस बहुभुज की भुजाओं की कितनी होंगी बताओ? तो आंतरिक कोण दे रखे हैं, तो यहां पर आपको वो काम करना पड़ेगा, पूरा योग दे रखा हो 2n। अच्छा यार ये बताओ, अगर आपके पास इतना आंतरिक कोणों का योग दे रखा है, तरीका पूछना चाहता हूं आपसे, तो क्या आप प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल सकते हो क्या? ईच इंटरनल एंगल क्या आएगा? 1440 क्या आएगा? नहीं निकाल पाओगे, है ना, कारण क्या है, आपके पास n ही नहीं होता तो काम ही नहीं हो जाता क्या? हाँ, चलिए, तो आपको जानबूझकर जब सम पूरा आ जाए ना, तो जानबूझकर यही एंगल लगाना है, तो कितना हो जाएगा सर? 16, तो 2n - 4 बराबर 16 और 2n बराबर 20, n बराबर 10। चलिए क्लियर है? चलिए, एक बच्चे ने नया फॉर्मूला निकाला है सर, 1440/360 नहीं कर सकते क्या? मतलब आप चाहते हो कि मैं वो करूं या फिर किताब में भी लिखवा दिया जाए ये चीज, और तुम सोच लो कि तुम्हारी सुविधा किस हिसाब से हो सकती है ना, वो सुविधा के हिसाब से हम देख लेंगे वो फिर। एक बच्चा कह रहा है सर वो n - 2 × 180 वाला, अरे महाराज 2n - 4 × 90 लिख लो, और वो दिमाग लगा रहे हो आप, ये भी नहीं देख रहे हो कि यार सर ने 2 कॉमन ले रखा है, ये इसको n - 2 × 180 लिख लो, इसमें उसमें जमीन आसमान का फर्क है क्या? चलिए, एक समबाहुभुज में आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात दे रखा है सर, तो यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी बहुभुज में इंटरनल अनुपात एक्सटर्नल एंगल आपको दे रखा है क्या? 11:2, तो व्हाट इज द सम? सम इज 13 रेशो, सम कितना होगा? 13 रेशो, और 13 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो पैसे पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो फॉर्मूले से करना पड़ेगा, फिर अंत में एक्स वैक्स मान के, कुछ गड़बड़ है क्या दया? बताइए, इस गड़बड़ का कोई इलाज हो सकता है? एरर आ गया क्या? कौन सा वाला? 505? चलो कुछ ना कुछ लगाते हैं दिमाग, सही है, देखते हैं गड़बड़ है सही है। हम ये बात कहें कि सर भुजाओं की संख्या निकालनी है सर, ठीक है निकालो, तो एक्सटीरियर एंगल पे बात कर लें, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर अभी आप बता रहे हो ना, 13 रेशो बराबर 180 होगा, 1 रेशो बराबर 180/13 होगा, और 2 रेशो बराबर आपका ये हो जाएगा सर, ये आ गया एक्सटर्नल एंगल। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो 360 में इस प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल का भाग दे दो, क्या बात है यार। तो जब कुछ ना समझ में आए तो इस तरह से कर लो, जो रेशो है वही हो जाएगा, है ना। हो सकता है भाई आपको लग जाए भाई पेपर में कि गलत आ गया, लेकिन देखो ना कट जाता है सब, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो क्योंकि भाई साहब 2 अनुपात है ना एक्सटर्नल एंगल, बुद्धि थोड़ी लगाओगे, तुम्हारी सुविधा है, तुम ना करना चाहो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं समझे, हाँ वो भी तुम्हारी सुविधा है, जब तुम्हें 180, मतलब इनको ये दिमाग में आ रहा है कि भाई हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है, कि इसका आंसर आना ही नहीं चाहिए था। अरे भाई 11 और 2 13 रेशो बराबर 180 डिग्री क्यों किया? क्योंकि होता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल 180 डिग्री होता है। अब मुझे एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक रेशो की वैल्यू 180/13 और 2 से गुणा कर दूंगा, तभी तो निकलेगा एक्सटर्नल एंगल। तो बस ये अगर एक्सटर्नल एंगल है तो 360 में भाग दे दो, आगे बुझा। चलिए, सेम टाइप का है,
सेम कॉन्सेप्ट है, फिर से देखो यहाँ 7 आ रहा है, आंसर 7 आ जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो बोले सर 7 आ रहा है, 7 बराबर अगर 180 है तो 1 बराबर 180/7, और ये तभी तक संभव आ रहा है, ये कब तक संभव आ रहा है, ये तभी तक संभव आ रहा है जब यहाँ 2 आ रहा है। कारण क्योंकि एक्सटर्नल एंगल का अनुपात अगर 2 से गुणा हो जाता है तो 360°/7 बन जाता है 7। तो अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 में आप 360/7 का भाग दे देते हो, तो 7। सर बोला कब नहीं होगा वो बताइए, जब आपका कटे नहीं तब नहीं होगा, बस अब जब हो रहा है तो करते जाइए। किसी समबहुभुज में एक अंतःकोण, ये फॉर्मूले, अंतःकोण किसी समषटभुज के एक अंतःकोण से 9/8 गुना है, यानी कि कोई बहुभुज है जिसमें एक अंतःकोण 2n-4 × 90°/n बराबर है समषटभुज के एक अंतःकोण के 9/7। तो समषटभुज का अंतःकोण कितना हो जाएगा, 6 का भाग 120, 120 होगा है ना, कि 9/8 के बराबर। समझ में आ रहा है ना। अब बोलो कैसे कैसे, विनीता सामने ध्यान दो, मैसेज तो 2 मिनट में टाइप हो जाता है। यहाँ देखो ना, निकालने की कोशिश करो कि यहाँ पर अगर समषटभुज लिखा हुआ है तो n बराबर अगर 6 है तो मैंने डायरेक्टली क्या निकाला, एक्सटर्नल एंगल निकाला, जो कि दिमाग में सॉल्व कर डाला कि 360/6 60°। तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कह रहा हूँ ना कि समषटभुज के अंतःकोण से 9/8 है, बोला गया कौन है, कोई भी समबाहुभुज, क्या यहाँ बुझा पता है क्या, नहीं पता, उसका प्रत्येक कोण अंतःकोण, तो बटे n भी कर दिया। सॉल्व करता हूँ, 15 नंबर 135 और काट दीजिए, तो ये हो गया सर, ये कटा 15 बार और ये कट गया 10 बार, तो ये हो गया कितना, 2n-4/n बराबर 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, n-8 बराबर 3n, तो n बराबर आ गया 8। मजा आ गया, अच्छा लगा। सर नीचे n क्यों आया, भाई ये सभी कोणों का योग होता है और n का भाग देने से एक कोण का मान आता है। सर 120 कैसे आया सुजीत, पता नहीं भाई, यहाँ लिख रखा है मैंने, यहाँ लिख रखा है, फिर नहीं लिख रहा, तुम्हें बताओ यार, बताओ क्या 120 नहीं समझ आया, कोई बात नहीं कुलदीप, ऐसा होता है कभी कभार, जब नहीं समझ में आता है, जब लिखा हुआ है सामने 3 बार बता दिया गया है, एक किनार भी पड़ चुकी है उससे पहले, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता, कई बार ऐसा भी होता है। चलिए एक बच्चा कह रहा है कितने दिन ज्योमेट्री चलेगा, तो बताओ कल खत्म कर दें। षटभुज की कितने विकर्ण होते हैं सर, अगर n बराबर आपका 6 आ जाए तो नंबर ऑफ डायगोनल n × n-3/2। बहुत सारे बच्चों की बहुत गलत आदत होती है, जैसे कोई चैप्टर उनको लगता है एक दिन बीच में छूट गया, पहले से ही खराब था, बेचारे कोशिश करते हैं कि भाई शुरू से पढ़ूंगा, लेकिन पहले दूसरे दिन माहौल बनता है, मतलब पहले दिन तो माहौल बनता है, लेकिन माहौल बनने के बाद ऐसा लगता है कि यार खुद से भी बातें होती हैं, बोले यार ये चैप्टर शायद मेरे लिए नहीं बना है, अब ये भी क्या रखेगा, इसको छोड़ देता हूँ। तो फिर रात भर कश्मकश चलती है, दिन में भी चलती है, बोले यार आज फिर आएगा मास्टर 5 बजे और फिर वही चैप्टर पढ़ाएगा ज्योमेट्री। हालांकि क्लास तो लेता हूँ, फिर आज कोशिश करता हूँ, चलो आया, फिर 2-4 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि एक दिन पहले सोच लिया कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तो इस ज्योमेट्री भी कौन सा इनके लिए बैठा है, ठीक है छोड़ दे, हमारे के लिए। तो फिर क्लास शुरू होने से पहले 10-15 मिनट खुद से लड़ाई होती है, लूं या ना लूं, लूं या ना लूं, बोले ठीक है देखता हूँ चलो। तो 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद में 5:15 बजे सोचा यार एंट्री करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, और एंट्री करते ही कोई बढ़िया सा डायग्राम दिखता है, ओ मैं तो पहले ही बोल रहा था, आएगा ही नहीं है, फिर क्या करूं और कब तक कराएंगे ऐसे सर। तो फिर एक प्रश्न आता है कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, टाइप, वो प्रश्न का इजाद कैसे हुआ, देखिए चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। नौ भुज कितने विकर्ण होते हैं, अभी डिस्कस किया। अगर n बराबर अगर आपके 9 हैं तो डायगोनल कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ डायगोनल वो होता है n × n-3/2, 27। अब बात हुई ना, अभी 9 आएगा नेक्स्ट। अब ये रिवर्स लेके चलिए, इसका आंसर बताइए, ऑप्शन से नहीं करना, सॉल्व करना है। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा आराम से चलो, अरे सिंपल फॉर्मूला लगाने वाले क्वेश्चन है, आपसे फॉर्मूला लगाइए सर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके अगर आपसे साइड्स पूछी गई तो हम यहाँ कहेंगे सर विकर्ण आपको दे रखा है 65 और जो बराबर होता है n × n-3 के बटे 2। अब ये आ रहा है कितना सर, 130 × n × n-3। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है भाई साहब n बराबर 13 रखने पर ये संभव है, तभी 13 × 10 बन पाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, उस एंगल का क्या मान होगा जो किसी समबाहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता, यानी कि इंटरनल एंगल हो ही नहीं सकता। बोले बोले अगर नहीं हो सकता तो वो कौन क्या होगा, उस कौन का मान बताइए जो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल पॉसिबल ही नहीं है। बोले गुरुजी दो जुगाड़ है, बोले क्या जुगाड़ है, देखो सर अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 30, क्यों, एक्सटीरियर एंगल से नंबर ऑफ साइड्स निकालना ज्यादा आसान है ना, एक्सटीरियर एंगल से भुजाओं की संख्या निकालना ज्यादा ईजी है, वरना बार बार थोड़ी लगा के देखने वाले तुम। चलिए तो यहाँ हम कह सकते हैं बोले सर इसका 30 होगा और इसका कितना है 36, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ भाई, ये कौन की बात कर रहा हूँ, और ये 108 है तो इसका कितना हो जाएगा 72, और ये कितना हो रहा है 75। अब आओ अगर ये सारे के सारे आपके भैया कौन आ गए, एक्सटर्नल एंगल आ गए, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकालते हो, अगर ये 360 में इस एंगल का भाग जा रहा है तो यहाँ भुजाएं हो जाएंगी 12, यहाँ भुजाएं हो जाएंगी 10, यहाँ भुजाएं हो जाएंगी आपके लिए 5, और ये तो कट ही नहीं रहा है, तो यहाँ ये डिविजिबल ही नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपका ये अंतःकोण कभी पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, कटेगा नहीं तो कैसे पॉसिबल है, भुजा थोड़ी कि टेढ़ा टेढ़ा बहुभुज हो जाएगा, टेढ़ा क्या अधूरा बहुभुज हो जाएगा, बहुभुज ऑलवेज क्लोज शेप होती है, जैसे कि इस तरह से मैंने बना दिया, अब ऐसे थोड़ी ना ये बस बहुभुज हो गया, बहुभुज थोड़ी है भाई, बहुभुज जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक वो बहुभुज नहीं है, ठीक है समझ रहे मेरी बात। लेकिन अगर किसी को सुविधा लग रही हो तो वो बना सकता है, हम नई थ्योरी का इजाद करने की कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट,
निरंजन कह रहा है, निरंजन चौधरी कह रहा है हेलो है, पता नहीं यार। खुशबू कह रही है इतना क्यों डांटते हो? खुशबू आज तो तुमने कोई गलती नहीं की, मैंने डांटा ही नहीं तुम्हें। बताओ। हाँ, ये बच्चा कह रहा है सर आप लड़कियों का रिप्लाई खा देते हो, तो तुम्हारा कोई विचार में बदल लेना तुम कहीं। हाँ चलिए, तो दो समबाहुभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है सर, उनके अंतःकोणों का अनुपात भी दे रखा है सर। तो इन भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में लगने वाला है, क्योंकि दो समबाहुभुजों की भुजाएं दे रखी हैं सर। तो हम कैसे करें? तो अगर एक साइड आपकी n है तो दूसरी आपकी 2n होगी ना। अब इंटरनल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? देखो क्या होता है सर, वही होता है 2n, अब n ले रहा हूं पहले मैं, माइनस का 4 ठीक है, इंटू 90 डिग्री ठीक है, अपॉन n ठीक है, किससे अनुपात? 2 इंटू 2n। समझ लो ना 2n क्यों आया? क्योंकि n की जगह 2n हो गया, माइनस का 4 वेरी गुड, इंटू 90 डिग्री वेरी गुड, अपॉन 2n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइड 2 है, डबल साइड है। अब इसका जो रेशियो हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। देखिए भाई 90 डिग्री से 90 डिग्री कट हो गया, n से आपका n चला गया, ये 2 ऊपर आएगा। अब 2 ऊपर आएगा, सुनिए 2 ऊपर आएगा, देखो बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। तो सर यहाँ क्या जुगाड़ हो गया? बोले यहाँ ये हो गया 2n - 4, 4n - 4 और 2 किसका था? इसी का था ना, तो वो ऊपर आएगा ठीक है, बराबर 2/3। तो 2 से 2 काटो पहले आप, फिर यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो सर, n - 2 यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचेगा? 2n - 2 बराबर 1/3। आंसर निकल कर आ रहा है क्या? 3n - 6 बराबर 2n - 2, n बराबर निकल कर आ गया 4, n बराबर 4 आ गया, तो 2n बराबर हो गया 8, यानी कि आपकी साइड्स निकल कर आ गई 4 और 8। क्लियर हो गया भाई साहब? सर अब देखो कुछ भी हो जाए आंसर ही आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन करो और वो सॉल्व करना है, सिंपल है। पवन जब तक देखो, अब क्या कहें तुमसे यार, तुम जब तक मेरे प्रति श्रद्धा पैदा नहीं करोगे, मेरे प्रति श्रद्धा पैदा करनी है ठीक है ना, तो जब तक आपको लगता है कि भाई ये टीचर हमको पढ़ा रहा है, मतलब एक क्या होता है कि मन से रेस्पेक्ट देने वाली बात है, जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं तभी वो कोई चीज हमें मिल पाती है। एक विश्वास भी बड़ी चीज है समझने के लिए, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे ना किसी वस्तु पर या किसी इंसान पर या किसी भगवान पर भी, तो भगवान तुम्हारे कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि तुम मौका क्या ढूंढोगे कि कब ये गलत साबित हो जाए। आपको विश्वास करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ये फैक्टर है ना समझ में आने का। ठीक है चलिए, तो ये सबसे बड़ी चीज है, एक मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र ये भी है कि जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो समझो कि वो ज्ञान दे रहा है ना, ये ना समझो कि यार गलती कब करेगा फिर टोकूंगा, ये लेट क्यों पढ़ा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, नखरे नहीं ढूंढने है ना। इसी चक्कर में कई लोग कुमारे रह जाते हैं। आइए मेरी दिमाग, मैं तो अभी तैयार, मैं तो उम्र ही क्या है अभी। किसी अष्टभुज का एक कोण 170 है, और ये भी कहते रहते हैं कई बार कुमारे लोग कि शेष सातों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए सर। तो अष्टभुज, तो n बराबर अगर आपका 8 है, सुनिएगा जरा, सुन लीजिए मेरी बात, n बराबर अगर आपका 8 है, n बराबर अगर आपका 8 है और उसका एक कोण 170 है और शेष सारे कोण बराबर हैं, तो पहले योग निकाल लीजिए, सम कितना होगा सर इंटरनल एंगल का। तो सर वही जो फॉर्मूला है वो लगा देता हूं सर, हाँ वो लगाना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ 12 16 16 में से 12 12 108 यानी कि सर 1080 हो गया सर। चलो ठीक है, तो एक 170 है, तो बोले यार एक 170 बता रहा था, बोले हाँ यार बाकी 7 कोण एक समान है, ठीक है सर 1080। और यहाँ सर अगर हम 7x को हटा देते हैं तो क्या हम कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा? 910 आ जाएगा, तो प्रत्येक कोण 130 130 का हो गया ठीक है। चलिए तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए सर, हम निकाल तो लिया, क्या लोगे बस। सर 12 कैसे आया सर? 12 कैसे आ गया यार? 12 कैसे आया सर? 7x कैसे आया? 7x को पहले 12 तो बताओ 12 कैसे आया होगा? n की वैल्यू रखी थी तुम लोगों ने, तो n की वैल्यू 8 दूनी 16 में से 4 गए तो 12 है। अच्छा ये सही है यार, हैं? चलिए अब थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं पॉलीगन पर। जब हमने आज पॉलीगन कराई दिया तो एक और चीज और डोज दे देता हूं आपको। पॉलीगन को हम कहते हैं बहुभुज। अगर कोई पॉलीगन बना रहा हूं ऐसे नेचुरल तौर पर, अगर मैं पॉलीगन ऐसे बना देता हूं तो सुनिएगा चुपचाप ध्यान से नोट्स बनाते जाइए, थोड़ी सी कुछ चीजें लिखा रहा हूं, जरूरी चीजें है ना। हालांकि मैंने उसका पीडीएफ आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से लिखाना थोड़ा सा अच्छा समझ पाता हूं और मुझे भी अच्छा लगता है कहीं बताऊं तो। अगर मैं इसका परिमाप निकालना चाहूं तो परिमाप क्या होगा बताइए? गजेंद्र फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ज्योति को ब्लॉक करो। क्या कर दिया ज्योति ने? तो आपको पैरामीटर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ए से अगर मैंने आपका एक इनिशियल पॉइंट माना है तो दोबारा आपको ए पे आना है, ए बी बी सी सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। अरे पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो, गाली दे रही है। चलो तो ये बहुभुज का परिमाप हो गया। आपको क्या करना है? सभी भुजाओं को ऐड करना है, वही परिमाप हो जाता है। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। हमने देखो डायगोनल के बारे में समझ रखा है। मैं दूसरी चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर आपका एन साइड का कोई पॉलीगन है, मैंने तो केवल इसका परिमाप बताया है आपको, अगर आपके सामने मैंने बोल दिया कि आपके एन साइड का कोई पॉलीगन है, ठीक है, एन साइड का कोई पॉलीगन है, मैं चाहता हूं कि आप उसका एरिया निकाल के बताएं मेरे को। कैसे निकालेंगे बताइए? मोहित अलग ही लेके आया, देखो मोहित चाहता है कि ये वाला ब्लॉक हो, व्हाट्स इट्स ब्लॉक, हां ब्लॉक आलम। चलिए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर एरिया अगर हम निकालना तो हम क्या करेंगे सर? 1/2 इनटू उसका परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर, और गुणा करना है केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब। ठीक है, यानी कि ये एरिया होता है। तो मतलब ये किसी एन साइड वाले के लिए है, जैसे कि मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको n बराबर 6 दे दिया और मैंने आपके लिए एक हेक्सागन बना दिया। दिन बड़े होने लग गया, पहले 6 बजे अंधेरा हो जाता था,
तो मैंने बोला ए बी सी डी ई एंड एफ, ये इसका सेंटर है, ठीक है सर, ये आपका इसका सेंटर है। और मैंने रेगुलर पॉलीगन ही माना है, रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है, n बराबर आपकी 6 है, और साइड अगर 6 है तो भुजाएं तो सारी बराबर ही होंगी, होंगी नहीं होंगी, ये बात। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी मैंने आपको एरिया निकालने का तरीका बताया, बोले एरिया कैसे निकालते हैं, बोलो वो जो बोला ना वो सुनो, 1/2 इसका पेरीमीटर, सो 6a इनटू इस वाले केंद्र से भुजा पर, किसी भी भुजा पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। तो आपको जानकर मतलब इतना अच्छा लगेगा ना कि आप अच्छे के मारे, खुशी के मारे ना भूले नहीं समाओगे, क्योंकि अगर मैं इसको ओ मान रहा हूं तो एक तरीके से हमने आपको हेक्सागन में पहले ही बता रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है हमेशा, तो इसकी हाइट क्या होती है, बोले सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो हमें पता है, इसलिए हमारा प्रूफ भी हो जाएगा और चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो इस परपेंडिकुलर निकालना है आपको, कोई केंद्र से भुजा पर आपको लंब डालना है, बस उसकी लेंथ आपको लिखनी होती है, तो हो गया √3a/2। अब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 2 से काटा आपने 3 बार, क्या यही आता है 3√3a²/2, क्या यही एरिया निकल कर आता है हेक्सागन का, यस आया मजा। तो ये तरीका हो गया बढ़िया वाला, जहां पर आप किसी भी मतलब कोई भी पॉलीगन हो, मैं इस हेक्सागन की बात थोड़ी ना कर रहा हूं, है ना, बस कोई भी पॉलीगन हो, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है क्या कि 1/2 उसका पेरीमीटर ले लीजिए और उसके केंद्र से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, बस। चलिए आगे। तो सर एरिया का कोई और फॉर्मूला नहीं बना क्या, एरिया का और भी फॉर्मूले हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल का मैंने वैसे आपको शीट में दिया है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/4 na² cot π/n। इसकी छुट्टी हो गई, चलिए सर क्लास टाइम हो गई है, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चलिए तो ये आपका एरिया का है, अब यहां से आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहे थे सारे मैसेज आ रहे हैं, एक एक करके समझाओ, फिर मेरे को समझ में आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है आपकी, यहाँ पर n आपकी नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या, और बस a आपका क्या है, साइड है, भुजा। अब आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो सॉल्व, ये बहुत सारी चीजें। अब ये बताओ अगर पाई की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो पाई की वैल्यू किस संदर्भ में रखोगे आप रेडियन में भी रख सकते हो और थीटा में रखना चाहो तो 180 डिग्री रख सकते हो सॉल्व करने के लिए। सर डेरिवेशन की कोई भी आप ले लीजिए, जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब मजा आ जाएगा आज, बोले क्या आ जाएगा मजा, बोले यार तुम्हें वैल्यू नहीं पता ना यार, जैसे कि 36 डिग्री का मान पता होना चाहिए, तो मैंने लिखा था ना आपको, जैसे मैं अगर पेंटागन का निकलवाऊं तो पेंटागन के लिए 36 डिग्री का मान पता होगा ना तुम्हें, तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे फॉर्मूला बनते हैं इन पर। 180/8 कितना हो रहा है, 180/4 करवा लेते हैं, 22.5 का मान तो पता है हमको, 180/4 वही वर्ग हो गया फिर तो, 4 लोगे तो वर्ग हो गया। देखो अब n बराबर 4 ले लो, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, n बराबर 4 ले लो तो क्या बनेगा एरिया, तो n बराबर 4 लोगे देखो 1/4, n बराबर आपने 4 ले लिया, a² और cot 180/4 यानी कि cot 45, कितना मजा आ रहा है ना, a² आ जाएगा। मतलब इससे आप किसी भी आकृति का निकाल सकते हो, किसी भी आकृति का, कोई भी हेक्सागन, पेंटागन, सेप्टागन, कुछ भी, बस आपको एंगल निकालना आना चाहिए। तो हो सकता है कि एग्जाम आने वाले समय में आपको ये काम करके दे दे, जैसे कि मान लो 180 डिग्री, मान लो सेप्टागन निकालना है तो 180 डिग्री बटे 60 की वैल्यू निकाल के ऐसे रख दे, कहता है ना कि भाई गिवन होता है कुछ चीज, तो ये मान लो गिवन दे दिया तो क्वेश्चन बन सकता है काफी अच्छी तरह से, है ना, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आउटर रेडियस निकालना हो किसी भी पॉलीगन का, सर्कम रेडियस निकालना हो, परित्रिज्या, रोशनी कह रहा है 45 कहां से आया, रोशनी चलो नहीं आया आपको 45, लेकिन आपको ये बताओ कि ये 45 सर ने किस जगह रखा है, ये फील क्या करो, जब कोई चीज समझ में ना आए तो प्रश्न खुद से पूछ लिया करो एक बार, क्या ये 45 क्यों रखा है मास्टर ने, बेवकूफ हो गया है, यहां पर हम यहां रखते हैं, यहां इस जगह ही तो रखा है मैंने, तो यहां 180 पाई को 180 रखा होगा और n को हम 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो 180/4 कहीं ना कहीं 45 तो आया होगा, तो ये हो जाती है कई बार बात, आप करके देखा करो कई बार, तो कुछ चीजें तो समझ में आएंगी, यहां तो कभी आ नहीं सकता 45, इधर तो कहीं आ नहीं सकता। चलिए तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर परित्रिज्या की अगर बात करें तो आउटर रेडियस, सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, जैसे कि सर्कम रेडियस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आपका विचार क्या है, सर्कम रेडियस ये रेडियस होती है, देखो अगर मान लीजिए मैंने पॉलीगन बनाया, आज कैश द मैथ है ना सर, ये कह रहा कैश द मैथ नहीं है सर, कौन सा सब लेते हैं उसको भाई, मैं तो ले रहा हूं, आप बताओ आप आ रहे हो नहीं आ रहे उसमें। चलिए तो मैं कहता हूं कि यार ये जो साइड होगी ये क्या होगी बताओ, तो ये उसकी सर्कम रेडियस होने वाली है, और अगर हम इस सेंटर से अगर यहां तक लेके जाएं तो ये इसकी क्या होगी, इनर रेडियस होगी। तो यहां पर आर आपकी क्या है, सर्कम रेडियस है, और छोटा आर आपकी क्या है, इनर रेडियस है। चलिए तो कैसे करेंगे भाई, क्या करें भाई, a/2 sin π/n, ये अब यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया। कोई भी आकृति का अगर आप आउटर रेडियस निकालना चाहें, सर्कम रेडियस निकालना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं सर, ठीक है, π/n, ठीक है। चलिए यहां पर आपका a क्या है, साइड है, बस लिख लेना, और इसका रिलेशन भी बता देता हूं r से, तो r बराबर a/2 sin π/n बराबर r/cos π/n, तो रिलेशन निकल कर आ गया इसका इससे, जैसे कि मान लो आपको r निकालना छोटा वाला, तो ये रिलेशन बता दिया मैंने आपको डायरेक्टली, ठीक है। क्लियर है माय डियर, समझ में आ गई बात आपको, चीजें क्लियर होगी तो इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। इन दोनों को बराबर कर दो और वो निकल कर आ जाएगा r का रिलेशन। अब जब इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या मैं कह सकता हूं सर, r बराबर आ गया a/2 × 10 π/n, हाँ सभी के लिए है तभी तो लिखा रहा हूं भाई। एक बच्चा कह रहा है ग्रुप डी के लिए क्या करूं बताओ, यार स्टार्ट कर दिया है, लेकिन तुम्हें पता है एग्जाम के जिस दिन एग्जाम होगा ना उससे एक दिन पहले भी नहीं पता चलेगा ये चीज करना क्या है तुम्हें ग्रुप डी के लिए, पढ़ना नहीं चाहते बस पूछना चाहते हो कि क्या करूं सर। चलिए
तो मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ तक हमने सारी चीजें कर ली हैं, और कल एक और पॉलीगन की फाइल दूंगा और कल हम डायरेक्टली ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, कोई बिना डिले के। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं रात को 8 बजे, मिलते हैं 6:30 बजे भी मिलते हैं, है ना।